हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 के हिंदी से चैप्टर 2 के प्रश्नों का उत्तर, जिसका शीर्षक है दोपहर का भोजन। इस पाठ का सारांश हमारे चैनल में उपलब्ध है। पाठ का पहला प्रश्न है, सिद्धेश्वरी ने अपने बड़े बेटे रामचंद्र से मंझले बेटे मोहन के बारे में झूठ क्यों बोला। उत्तर इस तरह से होगा, घर की स्थिति सही नहीं चल रही थी, यानी घर की स्थिति ठीक नहीं थी। रामचंद्र की नौकरी छूट गई थी, उनकी नौकरी नहीं थी उनके पास, उसी के पैसों से घर चल रहा था। ऐसे में जब थका हारा रामचंद्र बाहर से आकर मोहन के बारे में पूछने लगा तो सिद्धेश्वरी को झूठ बोलना पड़ा। वह रामचंद्र को यह नहीं बता सकती थी कि मोहन पढ़ने के स्थान पर आवारागर्दी कर रहा है। मोहन पढ़ने के समय को नष्ट कर रहा था, अतः यह झूठ बोलकर वह अपने घर की शांति बनाए रखना चाहती थी। पाठ का दूसरा प्रश्न है, कहानी के सबसे जीवंत पात्र के चरित्र की दृढ़ता का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। उत्तर इस तरह से होगा, कहानी का सबसे जीवंत पात्र सिद्धेश्वरी है। वह जानती है कि घर की स्थिति सही नहीं है, ठीक नहीं है, खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं है, फिर भी वह स्थिति को संभाले रखती है। घर में किसी को पता नहीं चलने देती कि घर में खाने के लिए भोजन नहीं है। वह जानती है कि परिवारजन सच्चाई से वाकिफ है, उन्हें पता है, लेकिन वह अपने झूठ से वह उनके अंदर एक विश्वास कायम रखती है। वह परिवारजनों के बीच मध्य प्रेम भाव को बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयास करती है। सबके मन हालातों से टूटे हुए थे, लेकिन वह इन टूटे हुए सभी मनों को अपने झूठ से संभाले हुए रखती थी। पाठ का तीसरा प्रश्न है, कहानी के उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनसे गरीबी की व्यवस्था झांक रही हो। उत्तर इस तरह से होगा, निम्नलिखित प्रसंगों से गरीबी की व्यवस्था झांक रही है। पहला है, लड़का नंग धड़ंग पड़ा था, यानी नंगा था। उसके गले तथा छाती की हड्डियां साफ दिखाई दे रही थी। उसके हाथ पैर बासी ककड़ियों की तरह सूखे बेजान पड़े हुए थे और उसका पेट हांडिया की तरह फूला हुआ था। दूसरा होगा, बच्चे के मुंह पर अपना एक फटा हुआ गंदा सा ब्लाउज डाल दिया था। तीसरा है, बटलोही की दाल को कटोरे में उलेट दिया, यानी पलट दिया, पर वह पूरा भरा नहीं। छिपली में थोड़ी सी चने की तरकारी बची थी, उसे पास खींच लिया। रोटियों की थाली को उसने पास खींच लिया, उसमें केवल एक रोटी बची थी, वो भी मोटी भद्दी और जली हुई। उस रोटी को वह जूठी थाली में रखने जा रही थी कि अचानक कुछ देर एकटक देखा, फिर रोटी के दो टुकड़े किए। एक टुकड़े को अलग रख दिया और दूसरे टुकड़े को अपनी जूठी थाली में रख लिया। उसके बाद एक लोटा पानी लेकर खाने बैठ गई। उसने पहला ग्रास यानी पहला कौर मुंह में रखा और तब न मालूम कहां से उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। चौथा है, सारा घर मक्खियों से भन भन कर रहा था। आंगन में अलगनी पर एक गंदी साड़ी टंगी हुई थी जिसमें कई पैबंद लगे हुए थे। पाठ का चौथा प्रश्न है, सिद्धेश्वरी का एक दूसरे सदस्य के विषय में झूठ बोलना परिवार को जोड़ने का अनथक प्रयास था। इस संबंध में आप अपने विचार लिखिए। उत्तर इस तरह से लिख सकते हैं, सिद्धेश्वरी जानती थी कि घर की स्थिति को लेकर घर का प्रत्येक सदस्य एक दूसरे से खिंचा हुआ था। वह झूठ बोलकर उसे सामान्य करने का प्रयास करती है। हम यह नहीं कह सकते कि यह प्रयास अनर्थक था या अथक था। वह प्रयास अवश्य कर रही थी। पिता उसके मुंह से तारीफ को सुनकर प्रसन्न हो गए। कठिन समय में यह तारीफ घर वालों को आपस में बांधे हुए थी। मोहन और रामचंद्र के मध्य अवश्य खींचतान दिखाई देती है, यानी आपस में नहीं बनती है, लेकिन सिद्धेश्वरी अपने झूठ से उसे भी कम करने का प्रयास करती है। यदि वह ऐसा न करे तो घर में सब बिखर कर रह जाएगा। वह जहां तहां यह प्रयास करते हुए दिखाई देती है। इस समय अपने घर को एक किए हुए है, अतः इसे अनर्थक प्रयास नहीं कहा जा सकता। पाठ का पांचवा प्रश्न है, अमरकांत आम बोलचाल की भाषा ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं जिससे कहानी की संवेदना पूरी तरह से उभर कर आ जाती है। कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए। आप उत्तर इस तरह से लिख सकते हैं, अमरकांत की भाषा आम बोलचाल की भाषा है, इसमें बनावट का लेस मात्र नहीं है, यानी बनावट नहीं है। वे बड़े सहज रूप से बात कर जाते हैं। उदाहरण के लिए,
सिद्धेश्वरी ने पूछा, बड़का की कसम, एक रोटी देती हूं, अभी बहुत सी है। मुंशी जी ने पत्नी की ओर अपराधी के समान तथा रसोई की ओर कनखी से देखा और तत्पश्चात किसी घुटे हुए उस्ताद के भांति बोले, रोटी रहने दो, पेट काफी भर चुका है। अन्न और नमकीन चीजों से तबीयत भी ऊब गई है। तुम व्यर्थ में कसम धरा दी, खैर रखने के लिए ले रहा हूं। गुड़ होगा क्या? इसमें लेखक ने कनखी, घुटे हुए उस्ताद, बड़के धरा दी जैसे शब्दों का जो प्रयोग किया है वह भाषा को सजीव बना दिया है। पाठ का छठा प्रश्न है, रामचंद्र, मोहन और मुंशी जी खाते समय रोटी न लेने के लिए बहाने करते हैं, उनमें कैसी व्यवस्था है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर इस तरह से होगा, सब जानते हैं कि घर में पेट भर भोजन करने के लिए अन्न नहीं है। सिद्धेश्वरी रोटी देने पर जोर डालकर उन्हें यह साबित करना चाहती है, साबित कर रही है कि घर में अन्न की कमी नहीं है, खाने की कोई कमी नहीं है, किसी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। रामचंद्र तथा मुंशी जी स्थिति से वाकिफ है, उन्हें पता है कि घर में खाने के लिए नहीं है। वे रोटी न लेने के लिए बहाने बनाकर सिद्धेश्वरी को धोखा देने का प्रयास करते हैं कि उन्हें भूख नहीं है। यह उनकी व्यवस्था है कि वे आधे पेट होने पर भी भरे हुए पेट की बात कह रहे हैं। यह उनकी गरीबी जो उनसे झूठ बुलवा रही है। पाठ का सातवां प्रश्न है, मुंशी जी तथा सिद्धेश्वरी की असंबंध बातें कहानी से कैसे संबंध है, लिखिए। उत्तर इस तरह से होगा, मुंशी जी तथा सिद्धेश्वरी के मध्य जो बातें होती है वे आपस में संबंध नहीं रखती। सिद्धेश्वरी अचानक मुंशी जी से बारिश के विषय में पूछती है, कभी फूफा जी के विषय में, तो कभी गंगा शरण बाबू के बारे में, उनकी लड़की के शादी की बात करने की बात पूछती है, क्योंकि वो माहौल को हल्का करने का प्रयास करती है। वो जानती है कि मुंशी जी के पास उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं है। यदि उत्तर होता तो इससे पहले ही उसका जवाब मिल गया होता। मुंशी जी की स्थिति भी वह समझती है। घर की आर्थिक स्थिति खराब है, मुंशी जी के पास नौकरी नहीं है, वह तलाश कर रहे हैं मगर अभी तक कामयाब नहीं हुए, यानी मिली नहीं। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। बड़ा लड़का नौकरी के लिए मारा मारा फिरता है, यानी वो भी तलाश कर रहा है। मुंशी कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अतः मुंशी जी स्वयं घर की स्थिति पर बात करने से कतराते हैं। अतः वह प्रयास करते हैं कि कम ही बोले। उन दोनों के मध्य की जो स्थिति को सामान्य करने के लिए सिद्धेश्वरी असंबंध बातें करती है, जो कहानी से संबंध बनाए रखने में सहायता करती है। पाठ का आठवां प्रश्न है, दोपहर का भोजन शीर्षक किन दृष्टियों से पूर्णतः सार्थक है। उत्तर इस तरह से होगा, पूरी कहानी में दोपहर के भोजन के समय को दर्शाया गया है। रामचंद्र तथा मोहन का दोपहर में आना तथा फिर चले जाना, पिताजी का विश्राम करना आदि बातें दोपहर के समय को सार्थक कर देती है। सभी आते हैं और खाना खाने के पश्चात, खाना खाने के बाद चले जाते हैं। अतः इस कहानी का नाम निम्नलिखित दृष्टि से पूर्णतः सार्थक है। पाठ का नौवां प्रश्न है, आपके अनुसार सिद्धेश्वरी को झूठ 100 सत्यों से भारी कैसे है? अपने शब्द में उत्तर दीजिए। आप उत्तर इस तरह से देंगे, सिद्धेश्वरी ने जो भी झूठ बोले हैं वो अपने परिवार के मध्य एकता, प्रेम और शांति स्थापित करने के लिए बोले हैं। उसके झूठ में किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं है। उसके झूठ एक भाई से दूसरे भाई के प्रति, बच्चों का पिता के प्रति तथा पिता के अपने बच्चों के प्रति आपसी समझ और प्रेम बढ़ाने के लिए बोले गए हैं। इस तरह से वह परिवार को मुसीबत के समय एक बनाए रखने का प्रयास करती है। अतः उसके झूठ 100 सत्यों से भारी है। झूठ वह कहलाता है जिससे किसी का नुकसान हो। इन झूठों से किसी का नुकसान नहीं था, परिवार को जुड़े रखने में यह एक माध्यम था। ये झूठ अच्छी भावना से लेकर बोला गया था। अतः ये 100 सत्यों से भी बहुत अच्छे हैं। पाठ का 10वां प्रश्न है, आशय स्पष्ट कीजिए। इसमें 3 प्रश्न है, क ख ग। क है, वह मतवाले की तरह उठी और गगरे से लोटा भर पानी लेकर गट गट चढ़ा गई।
दूसरा ख है, यह कहकर उसने अपने मंझले लड़के की ओर इस तरह से देखा जैसे उसने कोई चोरी की हो। ग है, मुंशी जी ने चने के दानों की ओर इस दिलचस्पी से दृष्टिपात किया जैसे उनसे वो बात करने वाले हो। उत्तर इस तरह से होगा क का, सिद्धेश्वरी को अचानक याद आया कि उसे पानी की प्यास लगी है, अतः वह ऐसी उठी मानो वह मतवाली हो गई हो। उसने उसी अंदाज से घड़े में लोटा डाला और उससे घटाघट पानी पी गई। ख प्रश्न का उत्तर, सिद्धेश्वरी ने मोहन को यह झूठ बोला कि वह बड़ा भाई उसकी तारीफ कर रहा था। मोहन जानता था कि उसका बड़ा भाई उसकी तारीफ नहीं कर सकता, अतः सिद्धेश्वरी ने झूठ बोलकर मोहन की ओर देखा। वह जानना चाहती थी कि कहीं मोहन ने उसका झूठ पकड़ तो नहीं लिया। तीसरा है ग का प्रश्न का उत्तर, कटोरे में दाल पीने के बाद कुछ चने के दाने बच गए थे। मुंशी जी को पेट भर खाना नहीं मिला था, अतः कटोरे में बचे चने के दानों को वह ललचाई निगाहों से देख रहे थे। अतः जिस तरह से वह चने के दानों को देख रहे थे, ऐसा लग रहा था, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो वो कुछ न कुछ कहना चाह रहे हो। पाठ का अंतिम प्रश्न है, भूख और गरीबी में प्रायः धैर्य और संयम नहीं टिक पाते, इसके आलोक में सिद्धेश्वरी के चरित्र पर कक्षा में चर्चा कीजिए। उत्तर इस तरह से होगा, ऐसा देखा गया है कि भूख और गरीबी में प्रायः धैर्य और संयम नहीं टिक पाते। सिद्धेश्वरी भी भयानक गरीबी का सामना कर रही थी। वह इसका सामना अकेली नहीं कर रही थी, उस पर 3 बेटों और परिवार की जिम्मेवारी थी। यदि वह अपना धैर्य और संयम छोड़ देती तो परिवार का सर्वनाश होना निश्चित था। अतः वह दृढ़ता के साथ डटी रहती है। परिवार के किसी सदस्य का धैर्य या संयम हिल न जाए तो वह झूठ बोलकर सब में इसे बनाए रखने का प्रयास करती है। इससे पता चलता है कि वह समझदार है, दृढ़ है, व्यक्तित्व अच्छा है, उसका ममतामयी है, कुशल गृहिणी है, जो पहले परिवार के बारे में सोचती है, फिर बाद में अपने बारे में सोचती है। वह परिवार वालों की भूख का ध्यान अपनी भूख से ज्यादा अधिक रखती है। वह परिवार वालों के मध्य परिवार वालों के बीच प्रेम भाव बनाए रखती है। इसके लिए वह झूठ भी बोलती है, मगर वह झूठ उसके परिवार की नींव को मजबूत किए हुए है। जब तक वह परिवार में है, उसके परिवार को कोई दुख छू नहीं सकता। उसका व्यक्तित्व बहुत ही विशाल है। इसके साथ ही चैप्टर खत्म होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, साथ के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो इसके लिए थैंक यू, और साथ के साथ वीडियो देखने के लिए भी थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।